लेक्चर नंबर 69 शुरू होगी चार्जिंग। प्रोजेक्टर ऑन कर दो जी मोहतरम। निकालने पेज नंबर 807, फिर होमवर्क के साथ मतलब इंशाल्लाह डिस्कस हो जाएंगे बीच में। पेज 807 90% होमवर्क हो गया था, 90% फिर होमवर्क के मसले। अच्छा किधर है? हाँ जी, कौन से भाई? पेज नंबर पी बॉट मोहतरम टाइम पे आए सारे। पी बॉट 60% ऑफ एस और यकम अगस्त 15। जी भाई बता दें, क्या पी ने सब्सिडरी को साल के शुरू में खरीदा है या मिड ऑफ ईयर? मिड ऑफ ईयर, यकम अगस्त 15। तो इसका मतलब है हमारा ईयर एंड क्या है? 30 जून 16। डन। द इनकम स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 16 और बिलो सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, जीपी, अदर इनकम, एडमिन एक्सपेंसेस एंड प्रॉफिट। यार ये क्या आज दिया हुआ है? मुझे ये लग रहा है कि आज प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट का शायद कोई ऐसा सवाल बन गया है कि मैं बोल्डली और चलो डरते डरते यहां वर्किंग 3 और वर्किंग 2 और माय डियर वर्किंग 5, ये चीजें मैं यहां अन्यवा लिख सकता हूं। ब्लाइंडली कहते हैं अंग्रेज। ये फिगर्स मैं यहां आंखें खोल के ब्लाइंडली लिख सकता हूं। वाई? पिछले दिनों क्या गिवन होता था? ट्रायल। पिछले दिनों में क्या गिवन होता था? ट्रायल। आज क्या गिवन है? आज पी एंड एल बी गिवन है और बैलेंस शीट। और आज मेरे ख्याल से पेरेंट और सब्सिडरी का जो प्रॉफिट हम निकालते थे, वो याद होगा आपको। पेरेंट और सब्सिडरी का हम प्रॉफिट निकालते थे रूल के सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल माइनस खर्चे, एड अदर इनकम माइनस टैक्स। वो जो लंबे तरीके से प्रॉफिट निकालते थे पेरेंट सब्सिडरी का, शायद वो भी निकालना। और मुझे डर है कि ये मुझे कल लिखना चाहिए था। अच्छा, बैलेंसिंग। और मुझे डर है कि आज जो है ये बैलेंसिंग नहीं, सॉरी, कल क्लोजिंग बैलेंसिंग आई थी। क्लोजिंग बैलेंसिंग आई थी ना, ओपनिंग तो सवाल में गिवन थी। ये देखें 180 और 80, ये तो कल वाले सवाल में गिवन था ना। ओपनिंग गिवन था, हम कहां तक पहुंचे थे? आज भी शायद मुझे वर्किंग 6 करनी पड़े, मैं बता दूंगा क्यों करनी पड़ेगी। आज भी शायद मुझे वर्किंग 6 करनी पड़े, लेकिन आज वर्किंग 6 में ये प्रॉफिट्स मुझे निकालने नहीं पड़ेंगे, ये एज इट इज फिगर उठा लूंगा। और आज इस वर्किंग के क्लोजिंग मुझे रेड मार्कर से बैलेंसिंग नहीं निकालने पड़ेंगे, बल्कि आज याद करिएगा रेड मार्कर से ये वाले निकालूंगा मैं। डन। तो आज भी वर्किंग 6 हम बनाएंगे। वर्किंग 6 इंशाल्लाह आज के बाद सारे सवालों में बनाया करेंगे। अच्छा, वर्किंग 6 क्या होती है? एडजस्टमेंट्स पोस्ट करना। ना, वर्किंग 6 करने से पहले सवाल में कंसोलिडेशन की एडजस्टमेंट्स पोस्ट नहीं करनी होती। डन। तो वर्किंग 6 में कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स पोस्ट नहीं करनी होती। ओके। अच्छा भाई, पहले गिवन होता था ट्रायल, तो बैलेंसेस कौन से होते थे? ओपनिंग। आज अल्लाह का शुक्र है क्या गिवन है? प्रॉफिट एंड लॉस भी शुक्र है गिवन है, और बैलेंस शीट भी गिवन है। इसलिए ये जो बैलेंसेस आ रहे हैं 800, ये किस दिन के हैं? 30 जून। इनको 30 जून 16 पे लाना पड़ेगा, या ये 30 जून 16 पे पड़े हैं ऑलरेडी? 30 जून 16 पे ऑलरेडी पड़े हैं। डन। तो फिलहाल जरा क्लास पूरी करने दें। इन सारी फिगर्स को मुझे सवाल के फेस पे लिखवा दें। आज तो कोई टेंशन लेने की जरूरत है ना, आज तो ऐसे दिखा दें चीजें। नहीं चलें, बिस्मिल्लाह। एज ऑन 31 दिसंबर। चलें जी। अच्छा, शुरू करें।
खुली खुली किया करते थे वर्किंग्स जब P&L नहीं बनाना होता था। एनसीए में ना दो लाइनें से ज्यादा नहीं होती आमतौर पे, ज्यादा छोड़नी होती, 3 लाइनें छोड़ दिया था। चलो कैमरा ना तो लेके जाओ, छोड़ो, बताएं जी पीपी 700 प्लस 600 और इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी 200, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी 200। अच्छा ये इन्वेस्टमेंट ना मैं किसी वजह से इधर लिख रहा हूँ, बाद में एट कॉस्ट ही होती है हमेशा। इन्वेस्टमेंट्स कभी भी फेयर वैल्यू पे आए आपने लेके जानी होती, जो शेयर खरीदे होते हैं सब्सिडरी के पेरेंट ने, इसमें जो सऊदी किंग को पैसे दिए होते हैं बस उसी पे पड़ी होती हैं। अच्छा इसमें 200 में इधर लिख रहा हूँ किसी वजह से, और फिर मैं आपको बताता हूँ क्यों। फिर इंशाल्लाह ले जाऊंगा 200 में से, अगर सोचते सारी 200 इधर ले जाऊँ। करंट एसेट 725 39, गुडविल की जगह छोड़ देते हैं। करंट एसेट्स जी कितने 725 393, शेयर कैपिटल 750, आगे बोले रिटेन अर्निंग, हाँ जी, और इसकी जी आगे लोन पेएबल टू पी, सब्सिडरी कह रही है लोन पेएबल है पी से, तो सब्सिडरी की देखें लायबिलिटीज में नजर आ रहा है लोन पेएबल टू पी, ये भी लिख लें इसको, फिर कैंसिल कर देंगे एंड पे, इनर कॉलम में लिख लेते हैं लोन पेएबल टू पी इनर कॉलम एंड इन करंट लायबिलिटीज। अच्छा जी 2 क्लास से पहले उर्दू लिखवाई थी, वो जरा जल्दी से बता दें क्या थी। नहीं जिस तरह वो लिखवाई थी उस तरह जरा मुझे P&L और बैलेंस शीट का इकट्ठा सवाल आएगा तो पहले बैलेंस शीट बना के टैली करेंगे और फिर P&L के सवाल की तरफ मूव करेंगे। आगे अगर सवाल में ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग गिवन होंगी तो उससे किस रिटेन्ड अर्निंग की तरफ पहुंचेंगे, वर्किंग 6 करके, लेकिन अभी ऑलरेडी आज हमें क्या गिवन थी, क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग, हमें ऑलरेडी क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग गिवन, तो शायद वर्किंग 6 किए बगैर ही मैंने ये फिगर्स आज लिख दी हैं इधर। इसका सॉल्यूशन मैंने कर दिया अपलोड, कितने उन्होंने देख लिया था कल वाले टेस्ट का, चलो यकीन कर लो, छोड़ो ओके कर मान जाए यार। अच्छा जी जो रात लेट आए हैं, लेट आने वाले उधर देख के जा रहे हो, भाईजान देख लो इधर 1 मिनट, जो रात लेट आए हैं, कल वाले सवालों में ट्रायल दिया होता था, आज वाले सवाल में प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट दी हुई है, इस वजह से बैलेंस शीट के बैलेंसेस ऑलरेडी क्लोजिंग होते हैं, तो हमें क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग्स निकालनी नहीं पड़ी, वो ऑलरेडी अवेलेबल थी, बस ये डिफरेंट था। और हमें प्रॉफिट एंड लॉस बनाना नहीं पड़ा, सेल माइनस खर्चे वगैरह माइनस करके, प्रॉफिट एंड लॉस भी उसने खूबसूरत सा दे दिया था। ओके अच्छा जी एक इशू है सवाल में, पहले तो हम बैलेंस शीट का सवाल करें ना। सब्सिडरी कह रही है मैंने 10 रुपए लायबिलिटीज में शो किया हुआ, सब्सिडरी कह रही है मैंने 10 रुपए, भाई इधर देखना, आखिर में भाई कैपल इधर देखे ना, सब्सिडरी कह रही है मैंने 10 रुपए किस में शो किया हुआ है, लायबिलिटीज में। तो हम पेरेंट की बुक्स में गए और हमने ढूंढने की कोशिश की लोन रिसीवेबल 10 रुपए का, लेकिन पेरेंट्स की बुक्स में ये लोन रिसीवेबल मैंने अपनी तरफ से लिखा है, ये सवाल में नहीं दिया हुआ। अगर सब्सिडरी कह रही है कि मैंने उधार वापस करना है 10 रुपए का, तो पेरेंट को एसेट साइड पे शो करना चाहिए कि मैंने तुम्हें उधार दिया भी हुआ है, ठीक है जी। तो पेरेंट ने उधार दिया हुआ है, सब्सिडरी ने उधार लिया हुआ है। ये एक मसला था जो सवाल के फेस से नजर आ रहा था, और जो आज तक अल्लाह का शुक्र है मसला नहीं आया था, क्योंकि आज तक पेरेंट की किताबों में लोन रिसीवेबल नजर आ रहा होता था। इसका हल बड़ा आसान सा है, सवाल वाले ने कहा यार परेशान ना हो, मैंने खुद मसला पैदा किया ना, तो मैं इसका हल पेश करता हूं। इन्वेस्टमेंट इन एस
कहते हैं ये जो फिगर है ना 200 की नजर आ रही है, कहते हैं इसको आपने गहराई से देखना है। इसमें मैं आपको बताता हूं क्या पड़ा हुआ है। इन्वेस्टमेंट इन एस include investment in debentures of S. It means loan is provided by P. अभी डिबेंचर के लफ्ज को ना देखें, छोड़ें इन डिबेंचर। इट मींस लोन इज प्रोवाइडेड बाय। अब आप मुझे बताएं ये 10 में जो ब्लैक में आपके सामने लिखा है, क्या इसको मिटा दूं? क्योंकि ये 10 ऊपर वाले 200 में पड़ा हुआ है। अगर आपकी इजाजत है तो 10 को मिटा दूं। तो 10 200 में पड़ा हुआ है, मुझे नहीं पता सही पड़ा है या गलत पड़ा है, कम से कम ये एग्री कर लें कि पड़ा हुआ है ये 10 200 में। इस 200 में 10 पड़ा हुआ है और 10 का नाम क्या है? लोन रिसीवेबल फ्रॉम एस इन द बुक्स ऑफ पी। चलिए जी नोट कर लें। इस 200 में 10 पड़ा हुआ है, ये मैं किस पॉइंट ने बताया जी? पॉइंट 1 ने बताया। अच्छा, ये जो डिबेंचर्स है ना, ये भी आपको समझने की जरूरत नहीं है। डिबेंचर्स ना इंशाल्लाह हम IFRS 9 में बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे और फिर हमें समझ आएगा कि डिबेंचर बाय करना क्या होता है, ये क्या चीज है जो बाय की जाती है। हमें तो बनाना बाय करना, हमें तो बिस्किट बाय करना समझ आता है, डिबेंचर बाय करना क्या होता है। तो इस बात को भी आप छोड़ दें, ये बात अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा। IFRS 9 में लिख लें, डिबेंचर्स की डिस्कशन होगी, जिससे ये भी लफ्ज़ इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट की है, ये होती क्या है। अभी सारी बात को छोड़ें, अपनी पुरानी जो लॉजिक है उस पर चलें। सब्सिडरी की किताबों में क्या आ रहा है? डिबेंचर लफ्ज़ ना पढ़ें। सब्सिडरी की किताबों में क्या आ रहा है? लोन पेएबल टू पी। तो पेरेंट की किताबों में क्या नजर आना चाहिए? लोन रिसीवेबल। लेकिन लोन रिसीवेबल किस में छुपा हुआ है? इन्वेस्टमेंट में छुपा हुआ है। क्या करें भाई, इसको थोड़ा विंग्स ऊपर कर दो तो इन्वेस्टमेंट से निकाल दें। निकालें कैसे बता दें। आप बोलें अच्छा अगर लंबा चौड़ा काम करना है तो मैं कर देता हूं, कोई मसला नहीं। लंबा चौड़ा काम देखें, इन्वेस्टमेंट में से निकालें 10 और आप कहें ये इन्वेस्टमेंट नहीं है और असल में ये क्या है? लोन रिसीवेबल। ये तो मेरे ख्याल से शायद एक रेक्टिफाइंग एंट्री बनी है, ये कंसोलिडेशन की एंट्री नहीं है। अब आप ब्लू मार्कर से कंसोलिडेशन की एंट्री करना चाहते हैं तो वो कर लें -10 थोड़ा सा काम मैंने लंबा किया है मुझे पता है, लेकिन कॉन्सेप्चुअली बड़ा अच्छा हो गया। थोड़ा सा काम जरा मैंने लेंथी किया। कैसे, क्यों काम लेंथी लग रहा है आपको? लोन रिसीवेबल किसमें पड़ा हुआ था, तो मैंने क्या किया, मैंने कहां से निकाला? इन्वेस्टमेंट से, और किस अकाउंट में डाला। अब दिखने में अच्छा लग रहा है। अच्छा आप जरा नजर मारें, ये तो मैंने गलती सही कर दी ना। आप जरा नजर मारें मसला क्या हुआ है। एक की किताबों में 10 का रिसीवेबल नजर आ रहा है और दूसरे की किताबों में 10 का पेबल नजर आ रहा है, ये नजर नहीं आना चाहिए। तो इसको आप कंसोलिडेशन की एंट्री कहेंगे या सवाल की एरर सही की है? सवाल की एरर सही है। तो सवाल सही हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब ब्लू मार्कर से गुडविल की जगह खाली है, इसमें इधर गुडविल लिख देंगे इंशाल्लाह। अब हम ऐसा कर लेते हैं, ये ब्लू मार्कर से ना डिफरेंट मार्कर से आप लोग कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट कर लें। डन। अच्छा एक काम साथ ही करा दें, बाकी 190 को भी फारिग करें ना। 190 को कहाँ ले जाएं? बाकी 190 को बोले 190 बाकी बचा ना, क्योंकि मैं चाहता हूँ यहाँ जीरो आ जाए। तो 190 को यहाँ से निकालें। 190 बचा ना, अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा तो लिख देता हूँ 190 बचा। तो इस 190 को क्या करें आप? आउटर कॉलम में तो शो नहीं कर सकते, वर्सेस वाली कैलकुलेशन में लेके जाने। तो 190 को यहाँ से माइनस कर दें ताकि यहाँ के आ जाए, जीरो आ जाए। तो इन्वेस्टमेंट इन एस बोले कितनी है एक्चुअली, उसमें हमने उसे थोड़ा सा लोन दिया हुआ था और बाकी ये इन्वेस्टमेंट्स थी। चलें, पॉइंट 1 हमारा खत्म हो गया। इस पॉइंट 1 का ना P&L पे कोई इंपैक्ट नहीं होगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एसेट नेचर का अकाउंट है, लोन रिसीवेबल एसेट नेचर का अकाउंट है, लोन पेएबल भी एसेट नेचर का अकाउंट है, तो इसका P&L पे कोई इंपैक्ट नहीं होगा। P&L में कौन सी एडजस्टमेंट्स होती हैं? हैंड रिटन पेज 7 वाली। एक मिनट नोट कर लें, अगर 4th रो में एक जगह बना लें। अच्छा जी, वर्किंग 6 करवाएं मुझे। वर्किंग 6 क्यों करेंगे मैं बता देता हूँ थोड़ी देर में क्यों करनी है, लेकिन करवा दें वर्किंग 6। आज मुझे बताएं जरा, मैं क्लास पूरी होने का वेट करता इसलिए वर्किंग 6 अब मैं शुरू करता हूँ। मुझे ये बताएं रिटेन्ड अर्निंग्स कौन सी हैं आज? शुक्र है ऑलरेडी 30 जून की हैं। अब मैं चाहूँ तो 30 जून की रिटेन्ड अर्निंग से 1 जुलाई 15 की रिटेन्ड अर्निंग पे पहुंच सकता हूं। चलें स्टार्ट। वर्किंग 6 मिसिंग फिगर्स।
जी 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 बिल्कुल, डिविडेंड भी वर्किंग 6 में आएगा और वो आज मैंने डिस्कस करना है। यकम जुलाई, ये मुझे याद कराइएगा, मैं आज रेड मार्कर से नोट करूंगा क्योंकि ये बैलेंसिंग आएगा। आगे चलें जी। इसमें ना एक लाइन आपने डिविडेंड के लिए छोड़नी है, वो मैं बताऊंगा क्यों। क्लोजिंग 23 जून, यार ये क्लोजिंग आएगा बैलेंस शीट से, तो बैलेंस शीट में जाके देखें 800 और 430, और प्रॉफिट आपको मिलेगा P&L से 410 और 180। मोहतरम इधर डिविडेंड भी आएगा इफ रिकॉर्डेड बाय अकाउंटेंट, अगर अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड किया है। अगर अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड नहीं किया तो नहीं आएगा। इफ रिकॉर्डेड लिखें बाय अकाउंटेंट, अगर अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड किया है तो आएगा, वरना नहीं आएगा। डन? अच्छा जी, डिविडेंड अनाउंस कौन कौन कर सकता है? पेरेंट भी अनाउंस कर सकता है और सब्सिडरी भी अनाउंस कर सकती है। आज एक बहुत बड़ी बात करने लगा हूं, जब से क्लासें शुरू हुई हैं तब से मैंने पेरेंट की अनाउंसमेंट ऑफ डिविडेंड नहीं कभी बताई कि पेरेंट ने डिविडेंड अनाउंस किया है। अच्छा, जब सब्सिडरी डिविडेंड अनाउंस करेगी तो इसके लिए एंटाइटल्ड कौन होगा, यानी एंटाइटल्ड खुशी किसको मिलेगी? दो लोगों को मिलेगी खुशी, एक पेरेंट को मिलेगी और एक इसके नए ओनर्स को मिलेंगी खुशी। डन? अच्छा जी, जब पेरेंट डिविडेंड अनाउंस करेगा तो इसके लिए एंटाइटल्ड कौन होगा? ये आज पहली दफा मैं आपसे बात करने लगा हूं, सब्सिडरी नहीं होगी। देखो यार, पीटीसीएल ने यूफोन के शेयर खरीदे हुए हैं, पीटीसीएल ने यूफोन के शेयर खरीदे हुए हैं, बात गौर से सुननी है। पीटीसीएल ने यूफोन के शेयर खरीदे हुए हैं। जब पीटीसीएल ने यूफोन के शेयर खरीदे हुए हैं तो जब यूफोन ऐलान करेगी कि मैंने, यूफोन क्या कहेगी? मैंने डिविडेंड बांटना है। यूफोन क्या ऐलान करेगी? यूफोन ऐलान करेगी, यूफोन कहेगी मैंने डिविडेंड बांटना है। पीटीसीएल कहेगा मिसाल के तौर पे 70% मेरा, इमरान खान 30% तेरा। तो यूफोन अगर 100 रुपए डिविडेंड ऐलान करे तो यूफोन बांटने वाली साइड पे होगी। जैसे एक फकीर होता है और ये फकीर है और ये उनको देने वाला है, तो ये जो देने वाला होगा बंदा, जिसकी जेब में पैसे होंगे, ये 100 रुपया जेब से निकालेगा और जैसे ही जुमा पढ़ के आएगा तो बाहर लोग खड़े होंगे मांगने वाले, तो जैसे ही जुमा पढ़ के बाहर निकलेगा तो ये दोनों खड़े होंगे, हाँ भाई मुझे दो। तो ये क्या करेगा? सब्सिडरी जो है वो जेब से 100 रुपया निकालेगी, 70 पकड़ा देगी पीटीसीएल को और 30 पकड़ा देगी एनसीआई को। डन? ओ भाई उसको उठाओ यार। अच्छा, आंखें बंद करके सोच रहे थे, सॉरी। लेकिन जब पेरेंट डिविडेंड अनाउंस करेगा तो मोहतरम कोई कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड नहीं है, कोई आपस की एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। क्यों? हु आर द ओनर्स ऑफ पेरेंट? एटलीस्ट यूफोन इज नॉट ओनर ऑफ पेरेंट। अच्छा, अब आज आपको एक बात बता दूं, पेरेंट के ओनर्स कौन है, ये जरा बात समझिएगा। पेरेंट के ओनर्स को खुशी मिलेगी, ये कोई पी और एस की ट्रांजैक्शन नहीं है। और पेरेंट के ओनर्स हैं 1970 में जब पीटीसीएल बनी थी ना, उस वक्त मेरे दादा ने मुझे बताया था, ये 1970 में जब पीटीसीएल बनी थी तो उस वक्त बाबा रशीद घर से थोड़े पैसे लाए थे, बाबा अकबर थोड़े घर से पैसे लाए थे, ये लोग घरों से पैसे लाए थे, ये पीटीसीएल के मालिक हैं, इनको खुशी होगी, इनको खुशी होगी। तो एक बात याद रखिएगा, जब भी पीटीसीएल ऐलान करेगी कि डिविडेंड मैंने बांटना है
तो सब्सिडरी को कोई हिलजुल नहीं होगी सब्सिडरी के अंदर कि सब्सिडरी हिलने लो, ओ पीटीसीएल ने डिविडेंड बांध दिया। अच्छा, क्या सब्सिडरी ने पेरेंट के शेयर खरीदे हुए? तो इसलिए हमने इसको कोई कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट नहीं होगी, आपस की नो कैंसलेशन, बोले बोले आपस की नो कैंसलेशन, आपस की कैलकुलेशन, नो कैंसलेशन की जरूरत नहीं है। एक मिनट ले नोट कर लें, किताब पे नोट कर लें ऐसी चीजें, कहीं किताब में शुरू में भी सफे खाली हैं, आखिर में भी सफे खाली हैं हर चैप्टर के। वो तो सऊदी किंग को दिए जाते हैं, वो तो सऊदी वो ही नहीं दिए, सिलेबस में नहीं है। आ जाएं फर्स्ट रो में, आ जाएं। तो ये बैग उठा के उधर करते हैं। पहले ये नोट कर लेना, फिर मैं नीचे वाला हिस्सा ऊपर कर देता हूँ। पहले ये नोट कर लेना आराम से, जिसने एक दफा तस्वीर लेनी है वो एंड का वेट करे फिर। अच्छा, मादरत 4th रो में और जगह बनानी पड़ेगी। इसमें आपस की नो कैंसिलेशन। अच्छा जी, और इसमें आपको बताएं क्वेश्चन 12 था ना, जिसमें 5 सिनेरियोज हमने पढ़े थे। क्वेश्चन 12 था, उसमें हमने 5 सिनेरियोज पढ़े थे। डन? ओके। ये हो गया जी हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 1। अब मैं पूरी तस्वीर लेने के लिए आपको ये अभी मौका दूंगा। ये हो गया हमारा डिविडेंड का कॉन्सेप्ट नंबर 1। ये पूरी तस्वीर लेनी है तो ओके। कॉन्सेप्ट नंबर 2, कोई भी एंटिटी में भी पेरेंट में भी सब्सिडरी, कोई भी एंटिटी, पेपर में सवाल आ गया, एंटिटी अनाउंस्ड इंटरिम डिविडेंड या फाइनल डिविडेंड। देखिएगा इधर, और आप लोगों ने खुद मुझे बताना है। ये 2015 है, 2015 के शुरू में 14 का फाइनल डिविडेंड अनाउंस होगा, और 2015 में सितंबर अक्टूबर में 15 का अपना इंटरिम डिविडेंड अनाउंस होगा। डन। अच्छा, पेपर में सवाल आया कि एंटिटी अनाउंस्ड इंटरिम डिविडेंड, एंटिटी अनाउंस्ड फाइनल डिविडेंड, मे बी पेरेंट में भी सब्सिडरी। आप क्या अज्यूम करेंगे कि इट इज पेड या इट इज अनपेड? क्या अज्यूम करेंगे, इट इज पेड और इट इज अनपेड? कोई क्लासिफिकेशन नहीं इसमें फाइनल और इंटरिम की, कोई क्लासिफिकेशन नहीं इसमें इंटरिम और फाइनल की। जो कंपनीज, आप इंटरिम दूर की बात, जो कंपनीज 28 दिसंबर को भी डिविडेंड अनाउंस करती है ना, तो 28 से 29 दिसंबर की सुबह दफ्तर के बाहर लाइनें लगी होती हैं। पाकिस्तानी अवाम है, नहीं छोड़ेगी, कहेगी चलो 2 पैसे। अनाउंस कर दिया ना तुम लोगों ने, अभी कोई अनाउंसमेंट करके देखे, पंजाब यूनिवर्सिटी के बाहर अनाउंस करके देखें, आज भाई जो सीए का स्टूडेंट है उसे पंजाब यूनिवर्सिटी की डिग्रियां फ्री मिल रही हैं, आप 15 दिन बाद जाएंगे। तो मोहतरम जरा बात गौर से सुनिएगा, जब अनाउंस हो जाए ना कैश मिलने लगा है, तो फिर कम से कम, पता नहीं आप लोग तो बड़े तकवे वाले और मुत्तकी, मेरे जैसे लोग इंतजार नहीं करते कि भाई अनाउंसमेंट होगी तो भागो, जल्दी जल्दी जाओ। और पूरी दुनिया में इसी तरह के लोग हैं, पूरी दुनिया में इसी तरह के लोग हैं। ये 100 लोगों को निकाल के बात कर रहा हूँ, पता नहीं अजीब बातें आप लोग कर रहे हैं कि लोग पैसे नहीं लेने जाएंगे। लोग तो भागे भागे पैसे लेने जाएंगे। हाँ यार, सवाल बता दे पैसे लेने नहीं, वो और बात है। तो आज एक बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, कभी पेपर में सवाल आ जाए डिविडेंड अनाउंस हुआ है तो याद रखिएगा लोग छोड़ते नहीं है पैसा। वी विल एज्यूम, बल्कि हकीकत है यार, एज्यूम का लफ्ज़ लिखते भी मुझे शर्म सी आ रही है, साइड पे होकर शर्मा लेता हूँ। वी विल एज्यूम इट इज, एक ने पे कर दिया है दूसरे को मिल गया, ये एज्यूम करेंगे, लिख लें। ये कॉन्सेप्ट नंबर 2।
हाँ, आजकल तो बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होने लग गया तो साथ ही उनके अकाउंट्स में चला जाता है शेयर होल्डर्स के। ओके हाँ हाँ, चाहे फाइनल डिविडेंड है चाहे इंटरिम डिविडेंड। अगर पेपर में क्या लिखा हुआ है, अनाउंस है तो, और पेड की एंट्री अकाउंटेंट भूलता नहीं, ये बात मुझे लिखवाने की जरूरत नहीं है शायद, पेड की एंट्री अकाउंटेंट भूलता नहीं। ओके चलो ओ बाबा जा रहे जहाज गुजरे सर के पास लैंड कर गया, लैंड माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, टाइमो टाइम आगे भाई आप। कॉन्सेप्ट नंबर 3 डिविडेंड का, कॉन्सेप्ट नंबर 3 बच्चों इधर है वो मैंने बता दिया, हकीकत लॉजिक आपको अपील किया, आप छोड़ोगे पैसे फिर। अच्छा कॉन्सेप्ट नंबर 3 डिविडेंड का, वर्किंग 6 में डिविडेंड सिर्फ, अब उर्दू अंग्रेजी इस तरह लिखी जा सकती है और कैसे लिखी जाती है, वर्किंग 6 में डिविडेंड सिर्फ उस वक्त डालेंगे जब अकाउंटेंट उसे रिकॉर्ड कर चुका हो। अगर अकाउंटेंट रिकॉर्ड कर चुके तो अकाउंटेंट ने एंट्रीज कर ली है ना, तो अकाउंटेंट ने एंट्रीज कर ली है तो हम अकाउंटेंट की फिगर्स पोस्ट करके ओपनिंग सही वाला बैलेंस निकाले ना। तो वर्किंग 6 में डिविडेंड, ये मैंने बात पहले लिखवा दी आपको, वर्किंग 6 में डिविडेंड सिर्फ उस वक्त डालेंगे जब अकाउंटेंट रिकॉर्ड कर चुके हैं। रिकॉर्ड कर चुके का मतलब है इसकी एंट्री अकाउंटेंट कर चुका है। वर्किंग 6 में डिविडेंड सिर्फ उस वक्त डालेंगे जिस वक्त अकाउंटेंट रिकॉर्ड कर चुका है क्या, डिविडेंड। कल वाले सवाल में ना अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड नहीं किया हुआ था डिविडेंड, इसलिए आप लोगों ने होमवर्क में वर्किंग 6 में नहीं डाला था। कल वाले सवाल में अकाउंटेंट ने डिविडेंड रिकॉर्ड नहीं किया हुआ था, इसलिए आपने सवाल में वर्किंग 6 में नहीं डाला था। इन कॉन्सेप्ट्स का कोई लिंक आपस में डेवलप नहीं करना कि 1 में ये सीखे तो 2 में क्या है तो 3 में क्या है, ये तीनों अलग अलग बातें हैं। इंशाल्लाह हम सवालों के ऊपर अप्लाई किया करेंगे और ज्यादा लॉजिक्स ना पूछा करें, जिस तरह चीजें चला रहे हैं उस तरह चलने दिया करें, वरना बात बड़ी फैल जाती है। अभी वॉल्यूम 2 सिर्फ इस वजह से रुका हुआ है कि आई के अपनी किताब के अंदर एक चीज P&L में डाल दी है एक स्टैंडर्ड के अंदर, तो इधर भी कुछ टीचर्स का, कराची के भी कुछ टीचर्स का राय था और एक बाहर की बुक है उसमें भी OCI में है, लेकिन फिर ICAP ने बताया कि फलां किताब है कैपलान और ICAW की, उसमें P&L में है, अब कोई कह रहा है OCI में, तो सिर्फ इस वजह से भी वो किताब वॉल्यूम 2 रुका हुआ है। तो इसलिए इख्तलाफ आते हैं, तो कोई चीजें ऐसी होती हैं जिसमें अगर बात को फैलाएंगे तो इख्तलाफ बढ़ेंगे और कोई बात नहीं होगी। तो जिस तरह बस चीजें लिखवाई जा रही हैं उस तरह पेपर में अप्लाई करना सीखें, बजाय कि आप इनकी ज्यादा डिटेल में जाएं। ओके अच्छा यार, अगर ये 3 कॉन्सेप्ट्स आपके जहन में आ गए हैं तो मुझे पहली लाइन पढ़ के आप बताएं, पॉइंट 5। असल में ना वर्किंग 6 के लिए आपको डिविडेंड की इंफॉर्मेशन पहले पढ़नी पड़ेगी, वरना वर्किंग 6 ना बनाइएगा। वर्किंग 6 के लिए आपने डिविडेंड की इंफॉर्मेशन अदर इंफॉर्मेशन में जाके पढ़नी है, फिर वर्किंग 6 आपने पूरी किया करनी है। एस अनाउंस्ड द फाइनल डिविडेंड ऑफ ₹3। शेयर कितने रुपए के? 10 रुपए के। शेयर कितने रुपए के? 10 रुपए का, तो 30% डिविडेंड। अच्छा जी, एस अनाउंस्ड अ 30% डिविडेंड इन सितंबर 15। हमारा ईयर एंड क्या है? 30/16। सितंबर 15 में इसने साल खत्म होने से तकरीबन 9 महीने पहले, और चाचा इधर देख, मेरे भाई इधर देखें, ना उधर देखना ऐसा अच्छा नहीं लगता, नहीं पहले नोट नहीं, पहले इधर। और मास्क उतारे से लगता है नाराज हो गया चेहरा, खुश हो गया, अब तो पहले मास्क पहन लो, उससे मना नहीं करा मैं, लेकिन मुस्कुराहट नहीं नजर आ रही थी। अच्छा तो बताएं जी, कॉन्सेप्ट नंबर 2 की रोशनी में बताएं कि सवाल ने सिर्फ लिखा है एस ने डिविडेंड अनाउंस कर दिया है। कॉन्सेप्ट नंबर 2 हम क्या ज्यूम करें, ओए भाई 8-9 महीने शेयर होल्डर नहीं छोड़ेंगे, शेयर होल्डर तो पैसे लेने भागे भागे आए होंगे। तो क्या मैं कह सकता हूं इन द लाइट ऑफ कॉन्सेप्ट नंबर 2 इट इज पेड। डिक्लेयर्ड का मतलब पेड, लोग छोड़ते नहीं है पैसा। अच्छा अगर ये पे हो गया है तो इसका कंक्लूजन क्या है? पेड अकाउंटेंट कभी भूल सकते हैं एंड रिकॉर्डेड बाय अकाउंटेंट। अच्छा चलें जी, अब मेरा पहला सवाल आपसे, किसने डिविडेंड बांटा? एस ने डिविडेंड बांटा। कॉन्सेप्ट 1 अभी अप्लाई नहीं करना, मैं करवाऊंगा। जब मैं कोई कॉन्सेप्ट 1 की बात करूं मुझे याद कराइएगा। कॉन्सेप्ट 1 अभी छोड़ दें। दूसरा कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर 2, डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है, मुझे समझ नहीं आ रही पे हुआ है या नहीं हुआ, तो लोग पैसा नहीं छोड़ते, तो डिविडेंड क्या हो गया है? फिर पे भी हो गया है। अगला सवाल मेरा आपसे, बेसिक इंट्रो में बता दिया जाता है पेड की एंट्री अकाउंटेंट भूलता नहीं है, तो अकाउंटेंट इसकी एंट्री नहीं भूला। कॉन्सेप्ट 3, वर्किंग 6 में मैंने कहा डिविडेंड तब लेके जाया करना है जब अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड, क्योंकि वर्किंग 6 का मकसद है रिवर्स वर्किंग करके सही वाली चीजें निकालना जो अकाउंटेंट वाली चीजें हैं। रिवर्स वर्किंग से अकाउंटेंट वाली चीजें निकालना। अकाउंटेंट वाली चीजें निकालने के लिए अकाउंटेंट ने जो चीजें शो की हैं उनको शो करना पड़ेगा ना।
तो आप बता दें वर्किंग 6 के अंदर इसको शो करूं या नहीं, ये जरा कॉन्सेप्ट 3 बता दें। अगर रिकॉर्डेड बाय अकाउंटेंट है तो इसका क्या मतलब है, शो इन वर्किंग 6। अगर रिकॉर्डेड बाय अकाउंटेंट है तो इसका मतलब क्या है, प्लीज लिख लें, शो इन वर्किंग 6। चलें जी, बातों को सादा रखें। सवाल ने नहीं बताया डिविडेंड पे किया या नहीं पे किया, हमेशा क्या अज्यूम क्या करेंगे, पे हो गया है। दूसरा सवाल मेरा, वर्किंग 6 में कब रिकॉर्ड करना है, जब रिकॉर्ड हो जाए। तो पे हुई चीज अकाउंटेंट भूलता नहीं है, इसलिए वर्किंग 6 में रिकॉर्ड करें। शेयर कैपिटल पकड़ें, शेयर कैपिटल पकड़ें 500, तो 500 का कितने % डिविडेंड अनाउंस हुआ है। क्या अकाउंटेंट इस अर्निंग तक पहुंचते पहुंचते डिविडेंड रिकॉर्ड कर चुका है। तो अगर मैं ओपनिंग रिटर्न नहीं निकालना चाहता हूं तो अकाउंटेंट वाली फिगर्स मुझे यहां डालनी पड़ेंगी। निकलवाएंगे डिविडेंड, 500 शेयर कैपिटल है इनटू, और यार अभी टेंशन ना लें, इसमें इमरान खान उसका कितना है, अभी तो मैं मिसिंग फिगर सवाल की निकाल रहा हूं। अभी तो ये मैं, आप समझ लें सब्सिडरी की स्टेटमेंट चेंज इक्विटी टाइप की चीज बना रहा हूं जी। बोले 150। अब मुझे बैलेंसिंग फिगर्स बता दें, क्योंकि आपने बताना नहीं था रेड मार्कर, मुझे याद आया। बोले 400, इधर 400 है। इसके सबर 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 सबर, इसकी पेरेंट की मैं बात करता हूं, पेरेंट की मैं बात करता हूं। ओके, पेरेंट के डिविडेंड के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन सवाल में दी हुई, नहीं दी हुई, नहीं दी हुई तो रिलैक्स करें, फिर पेरेंट की टेंशन छोड़ें। तो डन जी, पेरेंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। डिविडेंड बैलेंसिंग बोला 390। अब ये सारा इंफॉर्मेशन क्यों निकाली है, कहां यूज की है, शायद वर्किंग 1 में एक इशू आए, वो जब खुलेगी वर्किंग 1 तो आपको आइडिया होगा, फिर शायद ये वर्किंग हमें हेल्प आउट कर जाए। बजाहिर अभी इस वर्किंग की कोई फिगर यूज करने की जरूरत नहीं है। और अब आप मुझे ये ना बताइएगा, ये फिगर जानी है वर्किंग 3 के अंदर, ये जानी है वर्किंग 2 के अंदर, ये फिगर जानी है वर्किंग 5 के अंदर, क्योंकि वो ऑलरेडी आज P&L और बैलेंस शीट के सवाल में अवेलेबल है। डन, ओके। अच्छा, आज के बाद हम जब भी डिविडेंड शुरू किया करेंगे ना, कॉन्सेप्ट 1 अभी मैंने अप्लाई नहीं करवाया, कॉन्सेप्ट 1 आसान सा है, वो 5 सिनेरियोज हैं असल में यार, कॉन्सेप्ट 1 तो 5 सिनेरियोज हैं। जब भी आज के बाद डिविडेंड की एडजस्टमेंट आया करेगी ना, कॉन्सेप्ट 2 और 3 जरा पहले आपने जहन में रखा करना है, ठीक है। चलें जी, अब मुझे अगली बात बता दें मोहतरम, पॉइंट 2, ये एक एडजस्टमेंट है जिसमें हमें सब्सिडरी के एसेट्स को रिवैल्यू भी किया जा रहा है एक्विजिशन डेट पे, और सब्सिडरी के एसेट्स को जो है इंपेयरमेंट लॉस से भी गुजारा जा रहा है। तो ऐसी सूरत के अंदर मैं आपको एक सजेशन देने लगा हूं कि आपने क्या करना है। पॉइंट 2 थोड़ा नए तरीके से आज गिवन है, इसलिए इसमें आपने क्या करना है उसके ऊपर थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं। अच्छा जी, आपने पहले रीवैल्यू करना है और सेकंड स्टेप के तौर पे आपने इंपेयरमेंट टेस्ट करना है। ये हमारे स्टेप्स होंगे। पहले सवाल का डेटा पढ़ लेते हैं। ऑन एक्यू, किसने किसको खरीदा, पेरेंट ने सब्सिडरी को। ऑन एक्विजिशन डेट किस दिन मोहतरम, 1 अगस्त 15 को। कैरिंग वैल्यू ऑफ एस नेट एसेट्स वर इक्वल टू द फेयर वैल्यू एक्सेप्ट अ बिल्डिंग हुज फेयर वैल्यू एंड वैल्यू इन यूज वर 100 and 140 एज अगेंस्ट कैरिंग वैल्यू ऑफ 120। अगला आपने नहीं पढ़ना, अगली चीज आपने नहीं पढ़ना। बता दें जी, जो फिगर्स पहले गिवन होती थी, क्या गिवन होती थी, फेयर वैल्यू, कैरिंग वैल्यू, और कौन सी बीच में बिला फोल्डिंग सीट पे आके फिट हो गई है, टिकट के पैसे तो दिए नहीं, बीच में आके हमारी बैठ गई बिला वैल्यू इन यूज। तो आज से पहले क्या दी होती थी, फेयर वैल्यू और बुक वैल्यू, और आज क्या दी हुई है साथ, वैल्यू इन यूज। तो ये इस बात की इंडिकेशन होगी कि हमने 2 स्टेप्स परफॉर्म करने हैं। सबसे पहले हमने बुक वैल्यू और फेयर वैल्यू को कंपेयर करना है, और उसके बाद हमने इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजारना है। रिकवरेबल अमाउंट क्या होती है, चीजों को मिक्सअप ना करना, अभी मैं बताता हूं सब कुछ। ओके, अच्छा ये वर्किंग कौन सी बनेगी, 7 कर लेते हैं, वर्किंग 7 जी। हजरात बताएं, सबसे पहले बीवी कितनी, पहले मैं क्या करूं, रीवैल्यू, बीवी कितनी है 120, फेयर वैल्यू 100 जी। हजरात बता दें, 120 वाली चीज को किस पे लेके जाना है, 100 पे लेके जाना है। जब 120 वाली चीज को 100 पे लेके जाना है तो फिर ऐसी सूरत में फेयर वैल्यू गेन आ रहा है या लॉस आ रहा है,
लॉस आ रहा है, रिवैल्यूएशन लॉस आ रहा है, तो रिवैल्यूएशन लॉस बोले तो कितना आ गया 20, डन, ये 20 का लॉस आ गया। अब अगला काम क्या, इसको मैं ग्रीन सिग्नल दे देता हूं, मैंने रिवैल्यू कर लिया। अगला काम क्या करना है, इंपेयरमेंट टेस्ट परफॉर्म करना है। इंपेयरमेंट टेस्ट परफॉर्म करने के लिए मैं करने लगा हूं वर्किंग 7.1। किसी को याद हो इंपेयरमेंट टेस्ट कैसे परफॉर्म करते हैं, यहां लिखते हैं बुक वैल्यू और यहां लिखते हैं रिकवरेबल अमाउंट। अगर किसी को याद हो तो रिकवरेबल अमाउंट हायर होती है, हायर ऑफ व्हाट एंड व्हाट, वैल्यू इन यूज और फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल। मेरी पहली सजेशन आपने मुझे देनी है, मैं इंपेयरमेंट टेस्ट सेकंड नंबर पे परफॉर्म करने लगा हूं या फर्स्ट नंबर पे, तो क्या मैं रीवैल्यूड एसेट को इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजारूं या बुक वैल्यू यही वाली लिख लूं? तो मोहतरम आपने स्टेप परफॉर्म कर दिया है जिसके रिजल्ट आ चुके हैं। ये रिवाइज्ड बुक वैल्यू अगर मैं लिखूं तो बात शायद गलत ना हो, ये मैं रिवाइज कर चुका हूं ना बुक वैल्यू को। और अगर स्टेप 2 में भी आपने इसी फिगर से चलना था तो फिर टेस्ट परफॉर्म करने का पहले फायदा क्या था? तो इसलिए मोहतरम पहले मैंने कौन सा टेस्ट परफॉर्म किया, रिवैल्यूएशन वाला, जो आज तक करते रहे हैं, बीवी और फेयर वैल्यू का डिफरेंस आता था वर्किंग 1 के अंदर, तो पहले मैंने ये वाला टेस्ट परफॉर्म किया। इसके बाद अब मैं इंपेयरमेंट टेस्ट परफॉर्म करूं। तो जो ये गलती हो सकती है बच्चों से वो ये कि यहां दोबारा 120 उठा लें, यहां 120 नहीं उठाना, यहां आपने रिवाइज वाली बुक वैल्यू उठानी है। वो बता दें ये कितनी है, 100 लिखवाएं जी, बुक वैल्यू रिवाइज वाली 100। अच्छा बोलें जी वैल्यू इन यूज कितनी है, इसको इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा। तू थोड़ा बाहर हो, मैंने नहीं जाना, जा। वैल्यू इन यूज 140, इसको मैं रेड मार्कर ब्लू मार्कर से लिख देता हूं 140 पर्पल से। फेयर वैल्यू कितनी, कॉस्ट टू सेल 0 है, नहीं दी हुई, क्या करूं मैं, कॉस्ट टू सेल दी होती तो माइनस करता। रीवैल्यू करते हुए फेयर वैल्यू देखनी होती है और इंपेयरमेंट करते हुए फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल, क्या आया 100 हायर। क्या कोई बच्चा क्लास का ये बता सकता है कि ये एसेट जो है वो इंपेयर हो गया है, या लिख दूं नो इंपेयरमेंट लॉस? नो इंपेयरमेंट लॉस, नो इंपेयरमेंट लॉस। अब इंपेयरमेंट लॉस तो आपका आया नहीं, इंपेयरमेंट लॉस तो आपका, अब जरा बता दें ये जो मैं वर्किंग 7 कर रहा हूं, एक मिनट, वर्किंग 7 जो मैंने खोली भी है, तो मुझे बता दें वर्किंग में मेरा इंपेयरमेंट लॉस 7.1 में कितना आया, 0। जब इंपेयरमेंट लॉस 0 आया तो मेरा एसेट कितने पे पड़ा रहा, 100 पे, मेरा एसेट 100 पे ही पड़ा रहा। डन, चलें जी। पहले ऐसा करें ना, वर्किंग 7 दोनों इकट्ठी चले जाए। यहां तक आपने पहले किया करनी है वर्किंग, फिर इस 100 को किस टेस्ट से गुजारने, इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजारने के लिए पूरी लेबोरेटरीज बनी हुई है। ये फिर आपको रिपोर्ट जो है गुजरांवाला भेजनी, कराची भेजनी पड़ेगी, ये रिपोर्ट आपको कराची भेजनी पड़ेगी। कराची से रिपोर्ट क्या आई, कोई गिल्टी नहीं है, कोई कैंसर नहीं है, बस ये एक बीमारी थी, दूसरी बीमारी नहीं निकली। चलें जी, रिवाइज करवाएं चीजें। मुझे बताएं सवाल में, रिवाइज करवाता हूं, मुझे बताएं सवाल में बीबी गिवन है, एफई गिवन है या तीसरी बला भी गिवन है? जैसी वैल्यू इन यूज आएगी आपने वैल्यू इन यूज पे उंगली रख के कहना है बला आ गई। अब जब बला आ गई तो आप क्या करें जी, पहले क्या कर लें, रीवैल्यू में किसको किससे कंपेयर करें, बीबी कितनी है 120, फेयर वैल्यू 100, इसका नाम ना ना इंपेयरमेंट लॉस इसका नाम नहीं रखना, इसका नाम रिवैल्यूएशन लॉस, इसकी एंट्री रिवैल्यूएशन पुरानी मशहूर जमाना रिवैल्यूएशन लॉस इन वर्किंग 1 डेबिट और बिल्डिंग क्रेडिट कितने से 20 से, ये पहली एंट्री होगी। दूसरी एंट्री आपने क्या कैलकुलेट करना है, इंपेयरमेंट लॉस इतनी इजीली नहीं निकलेगा, इसके लिए वर्किंग 7.1 खोलनी पड़ेगी। वर्किंग 7.1 मैंने खोली, वर्किंग 7.1, इसके अंदर क्या यूज कर लूं, रिवाइज बीवी, लेकिन इस वर्किंग का मकसद क्या है, इंपेयरमेंट लॉस निकालना नहीं, इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजारना। हो सकता है इन द एंड हम इस नतीजे पे पहुंचे कि ये इंपेयर बीवी बोलें रिवाइज वाली 100, इसको किससे कंपेयर करना है, रिकवरेबल अमाउंट से। रिकवरेबल अमाउंट क्या होती है, हायर ऑफ वैल्यू इन यूज फेयर वैल्यू लेस वैल्यू इन यूज बोले तो फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल बोले तो 100 माइनस दैट कम्स टू 100। व्हाट इज हायर,
100 वाली चीज को 140 पे लेके जाना है, फोर्सिंग गेन्स वगैरह रिकॉर्ड नहीं करने, कुछ नहीं करना। तो इंपेयरमेंट लॉस नहीं आया, नो इंपॉर्टेंट लॉस, सॉरी नो इंपेयरमेंट लॉस। अब इंपेयरमेंट लॉस अगर नहीं आया तो प्लीज मेरा साथ देने, एंड तक साथ देने। इंपेयरमेंट लॉस 0, दोबारा ये क्या आ गई 100। इस 0 में अगर इंपेयरमेंट लॉस आ जाता तो इसकी एंट्री होनी थी इंपेयरमेंट लॉस इन वर्किंग 1 डेबिट, क्योंकि ये एक्विजिशन डेट का है, और बिल्डिंग। तो मोहतरम ये 2 एंट्रीज अब आपने किया करनी है, लेकिन दूसरी एंट्री आज मैं इसलिए नहीं करूंगा बिकॉज सवाल में, और खास तौर पे याद रखिएगा ये इंपेयरमेंट लॉसेज आपने P&L में कहीं नहीं लेके जाने, क्योंकि जो वर्किंग 1 की चीजें हैं वो वर्किंग 1 में जाती हैं, इनका P&L से कोई ताल्लुक नहीं है। तो पहले ऐसा करें ना, वर्किंग 7 लिख लें आप, फिर वर्किंग 7.1 में खोल के देता हूं आपको। वर्किंग 7 में ये 2 एंट्रीज लिखें। इस टॉपिक में हम किससे खेलते हैं, बुक वैल्यू से, फेयर वैल्यू से, रिकवरेबल अमाउंट से, या डिफरेंसेस से? डिफरेंसेस से खेलते हैं। तो रिवैल्यूएशन लॉस है डिफरेंस, और इंपेयरमेंट लॉस डिफरेंस है। चलें जी, वर्किंग 7.1 आप नोट कर लें। अच्छा जी, एक एंट्री अब आप मुझे और करवाएंगे, उसके बाद मैं इन सारे फिगर्स को पोस्ट करूंगा। एक एंट्री अब आप मुझे और करवाएंगे, वो डेप्रिसिएशन की है, मशहूर जमाना। वो एंट्री अब आप मुझे करवा दें। वो एंट्री में इधर लिख देता हूं, एसेट कम हो रहा है कितने से, 20 जमा 0, 20 हो सकता है इधर भी 2 रुपये आ जाता ना यार, तो फिर एंट्री 22 से करनी पड़ती। अभी एसेट कितने से कम हो रहा है, 20 जमा 0 से, कितने से, 22 से। अगर 2 होता है इधर, अगर 2 होता है, लेकिन फिलहाल क्या है, सिफर। तो एसेट बोले कितने से कम हो रहा है, 20 से, तो डेप्रिसिएशन भी कम करेंगे। डेप्रिसिएशन कम करने की एंट्री बिल्डिंग डेबिट। तो मोहतरम 3 एंट्रीज बन गई आज। इंपेयरमेंट लॉस की एक्स्ट्रा एंट्री आ गई। डेप्रिशिएट किसको करने हैं, 20 जमा 0, 20 जमा 0। व्हाट इज 20 लॉस, व्हाट इज 0 लॉस, लॉस जमा लॉस, टोटल लॉस 20। और यहां से देख लेना यार, बिल्डिंग कितने से कम हो रही है, 20 से। ऐसा भी हो सकता है बिल्डिंग इधर 20 से बढ़ रही होती और इधर 2 से कम हो रही होती, तो फिर 18 से एंट्री कर लेते हैं। वो तो इतनी तो आपको पता है। अच्छा, अब आप बता दें रिमेनिंग लाइफ कितनी है, 10 ईयर्स गिवन है कहीं। यार इसमें ना एक लाइन है जो मैंने आपको ना आज करवानी नहीं है, ये इंशाल्लाह मैं आपको कल करवाऊंगा। इसका सवाल पे इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि ये एक अलग डिस्कशन है। इस पे जो है ना पढ़ के आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये लाइन आपने नहीं पढ़नी, ये लाइन भी आपने नहीं पढ़नी। बेशक हाईलाइटर से हाईलाइट करनी है कर लें, या अगर हाईलाइटर नहीं है तो इसको ना ब्रैकेट में ले लें। तो इसको इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस लाइन के अलावा छोड़ के बता दें क्या बचा। द रिमेनिंग लाइफ इज, खुदा के लिए ये ब्रैकेट्स वाली लाइन पढ़ेंगे को उल्टा मतलब ले लेंगे और गड़बड़ करके आ जाएंगे। अभी ब्रैकेट्स वाली लाइन नहीं पढ़नी। हाँ जी बोलें जी, ईयर एंड मेरा क्या है, 30/16, और मैंने किसने खरीदा है। तो ये जो डेप्रिसिएशन है कब से कब तक की निकलती हैं, एक्विजिशन डेट से डेट ऑफ कंसोलिडेशन तक। तो कितने महीने की डेप्रिसिएशन, 11 महीने की। 20 लाइफ 10 साल है इंटू 11/12। पॉइंट्स में गया हुआ कुछ सवाल में, नहीं गया हुआ बस, चलो ठीक है 1.8 कर दें, 1.8। डेप्रिसिएशन को काट के ऐसा ही कर देना। चलिए जी, एंट्री नंबर 1, एंट्री नंबर 2 और एंट्री नंबर 3 पोस्ट करवा दें। पहले 2 एंट्रीज होती थी, आज एक नई एंट्री आ गई, कौन सी, इंपेयरमेंट लॉस, रिवैल्यूएशन लॉस इन वर्किंग 1 डेबिट्स और बिल्डिंग क्रेडिट। इधर आर की जगह छोड़ देते हैं, आज हमें याद है रिवैल्यूएशन लॉस कितना जी, पहली एंट्री हो गई। दूसरी एंट्री इंपेयरमेंट लॉस इन वर्किंग 1 डेबिट्स और बिल्डिंग क्रेडिट। आपके समझने के लिए शो कर देता हूं, क्योंकि कल कल को हो सकता है इंपेयरमेंट लॉस आ जाए। इंपेयरमेंट लॉस इन वर्किंग 1 डेबिट्स और बिल्डिंग क्रेडिट, लॉस को नेगेटिव साइन के साथ, और बिल्डिंग डेबिट और एसआरई क्रेडिट। कितने सही, बिल्डिंग डेबिट और एसआरई। डेप्रिसिएशन रिवर्स हो रही है ना, डेप्रिसिएशन उलटने से अर्निंग बढ़ जाती है। अगर पेपर में आपको ऐसा महसूस हो कि मैंने वर्किंग्स कर ली हैं और 1-2 वर्किंग्स मेरी रह गई हैं, तो जितनी फिगर जो है वो आपने निकालनी है
उनको फिर 5 मिनट आखिर देके बैलेंस शीट के फेस पे पोस्ट करते हैं ताकि वो वाले इजी मार्क्स आप गेन कर लें। ओके, पॉइंट नंबर 3, ऑन यकम अक्टूबर 2015, जरा ट्राई करें इस एडजस्टमेंट को। इसमें भी ये लाइन ना पढ़िएगा, ये मैं खुद कराता हूं। ये देखें, देखें ये, ओए पापा भाई देख, ये लाइन अभी ना पढ़िएगा, बाकी पढ़ लें। भाई कैमरा उधर कर दो, पहले किसी ने पिछली चीज पोस्ट करनी हो तो। ले आओ इधर जी, बोलें, लिखें बुक वैल्यू मिसिंग है, बुक वैल्यू मिसिंग है, ये मसला है आज। आपको आदत पड़ी हुई है जब भी कभी पेरेंट सब्सिडरी को कोई एसेट बेचता है ना, तो आप लोग बुक वैल्यू गिवन होती है, बीवी ऑलरेडी गिवन होती है, तो खाना भी तैयार, बीवी ऑलरेडी गिवन होती है, तो फिर जो है वो फेयर वैल्यू आप सेल प्राइस ढूंढते हैं और डिफरेंस निकाल के आराम से गेन लॉस निकाल के सो जाते हैं। लेकिन आज बीवी नहीं है, खाना खुद बनाना पड़ेगा, बीवी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, बीवी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ओके, ऑन यकम अक्टूबर 2015 पेरेंट सोल्ड अ मशीन टू सब्सिडरी फॉर 24। शुक्र है जो डिस्पोजल अकाउंट बनता है उसकी फिगर अवेलेबल है, डिस्पोजल अकाउंट जो बनता है उसकी फिगर अवेलेबल है। अगले सवाल कह रहे हैं भाईजान आप हमारी जुरिस्डिक्शन में आ रहे हैं, बहुत ज्यादा आप जगह यूज कर रहे हैं आज। डिस्पोजल अकाउंट बोले तो कैश 24, शुक्र है ये तो गिवन है, शुक्र है कच्ची सब्जी तो घर में छोड़ गई है बीवी। ऑन यकम अक्टूबर 2015 पेरेंट सोल्ड अ मशीन टू सब्सिडरी फॉर रुपीस 24। द मशीन हैड बीन परचेज्ड ऑन 2 साल बैक फॉर 26 बाय पेरेंट, बल्कि इधर लिख लें परचेज्ड बाय पेरेंट। 2 साल पहले किसने खरीदी होगी? पेरेंट तो आज बेच रहे हैं ना यार, वो तो बेच रहे हैं आज। एक बात बताइए, जो फिक्स एसेट होता है एक बंदा कुछ अर्सा यूज करता है फिर ही सब्सिडरी को बेचता है ना, इसलिए तो डब्ल्यूडीबी गिवन होती थी। आज तक किसी सवाल में डेट ऑफ परचेज जो बंदा दे रहे हमें एसेट उसकी बुक्स में नहीं गिवन होती थी। आज तो सवाल में एक और चीज गिवन है, क्या गिवन है? डेट ऑफ किसने परचेज किया था। एक क्लास बोलने लगा बड़े को मजा आएगा आपको। किसने परचेज किया था? अपने लिए, पेरेंट ने, और 2 साल इस्तेमाल करके किसको बेच दिया? सब्सिडरी को। तो इस एंगल से आप जरा पढ़ें। द मशीन हैड बीन परचेज बाय पेरेंट ऑन यकम अक्टूबर 13 ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। ओहो, इस एक्विजिशन से बच्चे ना वो यकम अगस्त पे चले जाते हैं। ओ नहीं यार, कॉन्टेक्स्ट भी समझिए, इस एक्विजिशन से बच्चे यकम अगस्त पे पहुंच जाते हैं। ना 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 ना, ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ मशीन, ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ मशीन, प्लीज ऑन द डेट ऑफ परचेज ऑफ मशीन समझ लें। ऑन द डेट ऑफ परचेज ऑफ मशीन, ये कंफ्यूज करता है कुछ बच्चों को, कंफ्यूज करता है। व्हाट्सएप ग्रुप में अक्सर पूछते हैं बच्चे, ये यकम अगस्त की बात करें? नहीं यार, ये परचेज की बात करें। ऑन द डेट ऑफ परचेज द मशीन वाज असेस्ड एज हैविंग अ यूजफुल लाइफ ऑफ। किसने सोचा था 10 साल मैं खुद इस्तेमाल करूंगी? पेरेंट ने सोचा था मैं 10 साल खुद इस्तेमाल करूंगा, और अभी भी यही अंदाजा है कि इसकी लाइफ 10 है, लेकिन रिमेनिंग 10 नहीं होगी, टोटल 10 ही है। अभी तक पेरेंट का यही अंदाजा है कि ये 10 साल है। अच्छा, 2 साल तो उसने खुद इस्तेमाल कर लिया, और आपको याद है रिमेनिंग लाइफ गिवन होती थी। आज रिमेनिंग लाइफ बता दें जिसने बाय अभी अभी किया उसके लिए, पहले तो पेरेंट ने बाय किया हुआ था, उसके लिए रिमेनिंग लाइफ कितनी? 8 साल। गेन ऑन डिस्पोजल वॉज गलती से क्रेडिट टू सेल अकाउंट, इसकी आप टेंशन ना लें। इसको ना P&L के सवाल में मैं आपको बता दूंगा क्या करना है। जब P&L शुरू कराऊंगा ना फिर बता दूंगा। इसकी टेंशन इसलिए ना लें कि चाहे सेल में गेन गया हो चाहे अदर इनकम में गेन गया हो, हुआ तो ऐड ही है ना, इसलिए बैलेंस शीट के एंगल से कोई एरर नहीं है। P&L के एतबार से एरर है, फिर मैं उसको बाद में टेकअप करूंगा। और अगली बात भी आपने काट देनी है। आप बोलें जी, किसने बेचा? पेरेंट ने। पहले से कौन इस्तेमाल कर रहा होगा? पेरेंट। पहले से पेरेंट कितने अरसे से इस्तेमाल कर रहा है? 2 साल उसने खुद इस्तेमाल किया। उसने अपने लिए कितने का खरीदा था? उसने क्या सोचा था कि ऑन द डेट ऑफ परचेज ऑफ मशीन मेरे साथ कितना अरसा चलेगा? 10 साल, लेकिन 2 साल इस्तेमाल करके किसको दे दिया? सब्सिडरी को दे दिया। अब आप मुझे बताएं, पहले ना पेरेंट की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ज़हन में लाएं। पेरेंट अपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इस एसेट को किस पे रखा बैठा होगा? 26 पे। और आज ये अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मुझे निकालनी पड़ेगी। पेरेंट ने कितने का खरीदा था अपने लिए? क्या सोचा था कितने साल साथ रहेगा? 10 साल,
लेकिन सिर्फ कितने साल साथ दिया? 2 साल। तो पेरेंट खुद कितना डेप्रिशिएट कर चुका है? 5.2। तो इसका मतलब है इस एसेट की बुक वैल्यू निकल सकती है कॉस्ट माइनस अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो बस जो मेन बात आपने लिखनी थी वो ये लिखनी थी कि बुक वैल्यू मिसिंग है, वो बुक वैल्यू में निकालनी पड़ी है। अगली बात यह है कि रिमेनिंग लाइफ भी तो मिसिंग है, रिमेनिंग लाइफ भी तो मिसिंग है। अच्छा, एक साहब कह रहे हैं, जरा दोबारा समझा दें भाई। असल में कोई भी एसेट हो ना, मिसाल के तौर पे मैं एक बात करूं, पेरेंट ने खरीदा कोई मशीन, वो पेरेंट ने खरीदी मशीन और पेरेंट ने 100 रुपए की खरीदी और इसको 20-20 रुपए डेप्रिशिएट कर रहा था। तो पेरेंट ने सोचा था 5 साल में चलाऊंगा तो 20-20 रुपए सारा डेप्रिशिएट कर दूंगा। एकदम सब्सिडरी ने इस दिन आके रिक्वेस्ट की, पेरेंट मशीन मुझे बड़ी पसंद आई है, मुझे बेच दो। तो अब पेरेंट 2 बातें बताएगा। पेरेंट कहेगा अच्छा मैंने खरीदा था 100 रुपए का, मैं इसको 2 साल से डेप्रिशिएट कर रहा हूं, इसकी बुक वैल्यू रहेगी है 60, चल मैं तुझे बेचता हूं। लेकिन अब सवाल ना, ये दे देता था, ये दे देता था। द बुक वैल्यू ऑफ एसेट एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल वाज इतने। आज सवाल ने ये फिगर नहीं दी तो सवाल वाले को मजबूरन 2 चीजें देनी पड़ी, डेट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ परचेज भी देनी पड़ी, डेट ऑफ परचेज भी देनी पड़ी और लाइफ भी देनी पड़ी, ताकि पता चले पेरेंट अपनी बुक में कितना डेप्रिशिएट ऑलरेडी। आप जरा इस एंगल से पढ़ो जिस तरह मैंने बताया, अगर आपको समझ नहीं आया आप पढ़ने बड़ा कंफर्टेबल फील करेंगे आप। यकम अक्टूबर 15 को पेरेंट ने बेचा एक मशीन सब्सिडरी को। यहां तक तो बात बड़ी आसान है। मशीन खरीदी थी, अभी तो सब्सिडरी खरीद रहे हैं ना, अभी तो सब्सिडरी खरीद रहे हैं, लेकिन ये बड़ी पुरानी डेट डाली है। सोचो फिर किसने खरीदी होगी, जो बहुत पुरानी डेट डाली है। द मशीन हैड भी लिख दिया ना, द मशीन हैड बीन परचेज। किसने खरीदी होगी? पेरेंट ने। किसके लिए? अपने लिए। अपने लिए। उसको क्या पता था सब्सिडरी को मैंने बेचनी है, उसने अपने लिए खरीदी होगी। कितने रुपए की? और जिस दिन उसने खरीदी थी उस दिन उसकी मशीन की लाइफ कितनी थी, और ये एस्टीमेट अभी तक चेंज, उसका स्टिल ख्याल है कि इसकी लाइफ कितनी है, लेकिन खुद कितने साल इसने इसको हैंड लिया, इस्तेमाल कर लिया। जब खुद इसने अपने लिए 2 साल इस्तेमाल कर लिया है, तो अगले को जब ये मशीन हैंड ओवर की तो उस बेचारे के लिए कितने साल इसकी लाइफ रहेगी? 8 साल। अभी 8 साल की बेस पे मैं डेप्रिसिएशन निकालूंगा, लेकिन ये वाली डेप्रिसिएशन मैंने क्यों 10 साल की बेस पे निकाली है? क्योंकि ये तो अपनी बुक्स में डेप्रिशिएट करा था ना इस तरह। तो आप बता दें जी, पेरेंट ने अपने लिए कितने की खरीदी थी, कितने साल इस्तेमाल की? पेरेंट तो डेप्रिशिएट 5.2 कर चुका होगा। अब पेरेंट ने सब्सिडी को कितने की बेच दी? 24 की। गेन बताएं। 3.2। आप कंसोलिडेशन के एंगल से चीजों को सोचना शुरू कर दें। कंसोलिडेशन के एंगल से आपको याद होगा चीजें कैसे सोचते हैं। बैलेंस शीट में गेन जाते हैं या नेट गेन से खेलते हैं? नेट गेन से खेलते हैं। चलें जी शुरू करें। बोलें जी आप कंसोलिडेशन गेन बोलें। गेन 3.2। सब्सिडरी ने किस दिन खरीदा है? सब्सिडरी ने किस दिन खरीदा है? यकम अक्टूबर 13 को नहीं, यकम अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। कितने हो गए हैं सब्सिडरी को ये एसेट खरीदे हुए? 9 मंथ्स हो गए हैं। तो सब्सिडरी कितने महीने से इसको डेप्रिशिएट कर रही होगी? 9 मंथ से। तो गेन भी उल्टाना होता है, डिविडेंड भी उल्टानी होती है। जी बोलें। इस टॉपिक में हम बुक वैल्यूज और सेल प्राइस से खेलते हैं या डिफरेंसेस से? डिफरेंसेस से। 3.2 की रिमेनिंग लाइफ टोटल 10 है तो रिमेनिंग 8 मल्टीप्लाइड बाय क्या जवाब आ गया? 2.9। किसने बेचा? पेरेंट ने। अदर इनकम डेबिट पीपी क्रेडिट करूं या फिर सीआरई डेबिट कर दूं? सीआरई, क्योंकि बैलेंस शीट के सवालों में अलग अलग खेलते हैं या नेट से खेलते हैं? नेट से। पोस्ट कराएंगे ये फिगर। सीआरई डेबिट पीपी क्रेडिट। अच्छा देखें, एडजस्टमेंट्स वही हैं जो हम पिछले दिनों से कर रहे हैं, लेकिन अब आईकैप उसकी अंग्रेजियां थोड़ी बदल के ना इंफॉर्मेशन डिफरेंट तरीके से दे रहा है। एडजस्टमेंट्स वही हैं जी मोहतरम। बोलें। P2S वाला गेन रिवर्सल, गेन रिवर्सल, सीआरई डेबिट और पीपी क्रेडिट। अच्छा वो जो आखिरी लाइन मैंने कटवाई है जी जी किसने खरीदा था अपने लिए? बताएं जल्दी सारे।
पेरेंट ने अपने लिए खरीदा था। अपने लिए किस दिन खरीदा था? सब्सिडरी को किस दिन बेच दिया? तो पेरेंट ने अपने लिए खरीदी हुई चीज क्या समझा था, कितने साल चलाऊंगा, लेकिन अनलकीली खुद कितना अरसा चला सका? तो 10 साल से डिवाइड करेंगे तो 1 साल की डिडक्शन आएगी। खुद कितने अरसे से डेप्रिशिएट कर रहे हैं? 2 साल से। अब सब्सिडरी को क्या मौका देगा, बकाया कितने साल वो डेप्रिशिएट करे इसको? जी आप पूछे, समझ आ गई? जी जी हाँ ठीक है। देखें डेट ऑफ परचेज से डेट ऑफ सेल तक डिडक्शन निकलती थी। आप ईयर एंड के एतबार से देख लें तो बहुत लंबा काम हो जाएगा सोचने वाला। तो यकम अक्टूबर 15 है और यकम अक्टूबर 13 है, तो यकम अक्टूबर 13 है तो उसके बाद कौन सा 3 अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये 9 मंथ्स हो जाएंगे पहले। तो फिर 9 मंथ्स के बाद जो है वो फिर 12 महीने आएंगे, क्योंकि 9 मंथ्स आएंगे 30 जून 14 तक, फिर 30 जून 15 तक 12 महीने आएंगे, और फिर जुलाई अगस्त सितंबर के 3 महीने। तो ये 2 साल ही बन गए टोटल। तो 2 साल से मुसलसल डेप्रिशिएट कर रहे हैं। तो जब 2 साल से मुसलसल डेप्रिशिएट कर रहे हैं तो इतना ज्यादा मुश्किल हमें बात करने की जरूरत नहीं। तो डेटा, और मुझे ये याद है शायद इंट्रो के टीचर भी जब भी एसेट बिकता था तो वो कहते थे डेट ऑफ परचेज और डेट ऑफ सेल के दरमियान साल गिन लें। तो आप लोग साल गिनते थे और सालों को डेप्रिशिएट करते थे। अच्छा आखिरी लाइन पढ़ें जी। However, no payment has been made by S, लेकिन S ने पेमेंट नहीं की। तो मोहतरम मेरे ख्याल से तो ना फिर ऐसा होना चाहिए था कि अभी तक S ने इसके पैसे नहीं दिए, तो ये कर लें, ये कर लें। सवाल कहते हैं S ने अभी तक पैसे नहीं दिए, बल्कि किसी तरह अगर कैश बॉल मिटा के ही ना, रबड़ से अगर पेंसिल से नोट करें आप, कैश मिटा के ही रिसीवेबल लिख लें, क्योंकि सवाल कह रहे हैं S ने अभी तक पैसे नहीं दिए। अच्छा आप मुझे बताएं, S ने अगर पैसे नहीं दिए तो फिर P की बुक्स में ये रिसीवेबल होगा, P का डिस्पोजल अकाउंट मान रहे हैं ना, और S की बुक्स में ये पैसे पेबल होंगे। तो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर क्या आज फिक्स्ड एसेट का भी रिसीवेबल पेबल नजर आ रहा होगा? अब किस अमाउंट से नजर आ रहा होगा पता नहीं, बच्चे क्यों कहते हैं बुक वैल्यू से नजर। ओ भाई जितने का बेचा है बता दें, सब्सिडरी ने खरीदा कितने का है? 24 का। तो ये अगर कभी पेपर में लाइन आ गई तो ये एक धमाका लाइन है जो डेटर क्रेडिटर की तरह उल्टाएंगे। ये एक धमाका लाइन है जो लोन रिसीवेबल पेबल की तरह उल्टाएंगे। तो सब्सिडरी क्या कह रही है, मैंने पैसे अभी तक नहीं, अच्छा ऐसा तो नहीं लिखा हुआ मैंने भेज दिए हैं, पहुंचे नहीं, पहुंची हुई सरकार ना बनेगा खुद ही पेपर में। ऐसा तो नहीं लिखा हुआ सवाल में कि सब्सिडरी कह रही है मैंने तो भेज दिए हैं अभी तक पेरेंट तक नहीं पहुंचे, कोई ट्रांजिट का चक्कर नहीं है। सब्सिडरी ने क्या क्लास बोला है, मैंने पैसे अभी तक, इसका मतलब है सब्सिडरी कह रही होगी पेबल है। सब्सिडरी कह रही होगी, आप कह दें कि जी मैंने अभी तक फीस नहीं दी, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है आपकी नजर में पेबल है और कॉलेज की नजर में। चलें जी, सब्सिडरी बर्मला कह रही है मैंने अभी तक पैसे नहीं दिए, तो पेरेंट का क्या होगा, मेरी बुक्स में भी इसलिए अभी तक रिसीवेबल आ रहा है। तो खत्म करें जी रिसीवेबल पेबल। करंट एसेट्स में ये आज एक नई एडजस्टमेंट है, धमाका एडजस्टमेंट। बेशक इस पे स्टार डाल लें, ऊपर लिखने मजा आया स्टार डाल के। ये 24 की नई एडजस्टमेंट है, हालांकि डिस्पोजल में और कोई एंट्री होती नहीं थी, आज एक नई एंट्री हमें करनी पड़ी है। ये वाली एडजस्टमेंट टेस्ट में भी आई थी। अच्छा डिप्रिसिएशन तो जब से गेन आया तब से गलत चार्ज हो रही है ना, पहले का तो मसला नहीं। अच्छा जी अब आप मुझे बताएं, हमेशा से तो नहीं गलत चार्ज हो रही, जब से बेचे तभी से हो रही है ना? हाँ नहीं वो रिमेनिंग लाइफ सारी बातें सब्सिडरी अपनी किताबों में 8 साल पे डेप्रिशिएट करी होगी, क्योंकि उसको भी इसके पता है जो चीज मिली है उसमें जान कितनी है। ओके अच्छा मोहतरम आप कितने लोग कह रहे हैं ये छोटी मोटी लाइनें हम नहीं सवाल में पढ़ते होते? ये जो एडजस्टमेंट के एंड में कोई छोटी मोटी लाइन लिखी होती है ना, भाईजान इसे लिफ्ट करानी है। ओके इन पोस्ट एक्विजिशन पीरियड, जब से हमने इसको बेचा हुआ है, पेरेंट ने सब्सिडरी को जब से खरीदा हुआ है, समझ लें पोस्ट एक्विजिशन कब से खरीदा हुआ है, यकम अगस्त से। आपस की सेल कितनी है जी? 80, उसमें से कितनी नहीं बिक सकी? 20। तो ये तो मशहूर ज़माना ट्रांजैक्शन है। बताएं जी सोल्ड कितने हैं? वर्किंग नंबर नैन हाथ होगी यार। सोल्ड बोलें, अनसोल्ड, अनसोल्ड का प्रॉफिट बोले तो 20 डिवाइडेड बाय 125 मल्टीप्लाइड बाय 25 4। अभी बैलेंस शीट का सवाल करें या P&L का? तो फिलहाल टेंशन ना लें इनकी, फिलहाल इस 4 की एंट्री बता दें, SRE डेबिट, स्टॉक क्रेडिट,
ये जो मैंने रेड में नोट किया है ये है हमारी वर्किंग 9, सर्कल लगा दिया। तो बताएं जी एसआरई डेबिट स्टॉक क्रेडिट कितने से, इसको जल्दी करें फिर आगे हम मूव करते हैं। एसआरई डेबिट स्टॉक क्रेडिट S2P। वी आर वेरी लकी, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह 20 मिनट हमारे पास बच गए हैं, P&L आराम से बनाएंगे। तो अब टोटल्स करने हैं यार, एक छोटे से मार्क्स हैं रिटेन्ड अर्निंग के, उसके ऊपर मैं डिस्कशन करता हूं, लेकिन पहले एक बात कर जाऊं। मोहतरमा एस ने डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया, बड़ी बर्मला मैंने आपसे बात की, इसने क्या कर दिया है, पे कर दिया है। तो जब एस ने डिविडेंड पे कर दिया है तो फिर अगर मैं आने लगा हूं कॉन्सेप्ट नंबर 1 में, तो सब्सिडरी जब भी डिविडेंड का बांटेगी तो क्वेश्चन 12 के 5 सिनेरियोज में से कोई सिनेरियो होगा। वर्किंग 6 करते हुए, अच्छा ऐसा तो नहीं होता इमाम साहब रुकू में पहुंचे हो, तू जो है वो भी खड़ा होता है, इमाम साहब सलाम फेरे हो, तू अता याद पड़ा होता है, मुझे लग रहा है। अच्छा अभी इधर देख, अच्छा क्या बदगुमानी ना करो। अच्छा मोहतरम मुझे ये बताएं कि सब्सिडरी जब भी डिविडेंड बांटती है तो इसे किस किस को खुशी होती है। बहरहाल हमें साइड में सोचने की जरूरत ही नहीं, सब्सिडरी जब भी डिविडेंड बांटती है, हमने क्वेश्चन 12 के कितने सिनेरियोज देखने हैं, 5। अब क्वेश्चन 12 के 5 सिनेरियोज को देखें और देखे बगैर ही मुझे बता दें कि ये कौन सा वाला सिनेरियो है, 5वां सिनेरियो है, यानी कौन सा, एक कल के होमवर्क में था, उसने थोड़ा टफ टाइम दिया था, वो दोनों ने रिकॉर्ड नहीं किया हुआ था, लेकिन आज क्या है, पेड वाला सिनेरियो है। तो मैं क्या कह सकता हूं, ये 5th सिनेरियो है। बहुत गंद मच गया सफे पे, क्या मैं कह सकता हूं ये 5th सिनेरियो है। तो कोई रिसीवेबल पेएबल पड़े होंगे, सोचे भूल गई क्लास, लेकिन सोचें पेड अगर हो गए तो कोई पेएबल रिसीवेबल पड़े होंगे या मिल गए हैं पैसे। तो आपको याद है ये नथिंग डन वाला सिनेरियो था, कुछ भी नहीं करना, तो इस एतबार से आप कुछ ना सोचें, बस 5th सिनेरियो है, बात खत्म होगी। चलें जी, अब मुझे बता दें ये रिटेन्ड अर्निंग मुझे किस दिन की चाहिए, 1 अगस्त 15, किस दिन की चाहिए जी बोले, 1 अगस्त 15। शुक्र है मैं वर्किंग 6 कर बैठा था, अगर मैं वर्किंग 6 ना करता ना तो फिर परेशानी हो जानी थी। शुक्र है मैं वर्किंग 6 पहले से कर बैठा था। आप बता दें क्या करूं, मुझे 1 अगस्त के प्रॉफिट चाहिए या मुझे 1 जुलाई के प्रॉफिट चाहिए, सॉरी 1 अगस्त की रिटेन्ड अर्निंग चाहिए या 1 जुलाई की, 1 अगस्त की। ये किस दिन की है, अगर मैं इसमें 1 महीने के प्रॉफिट डाल दूं तो ये 1 अगस्त की रिटेन्ड अर्निंग आ जाएगी। ये किस दिन तक, मैंने कहा था ये कम्युनिकेशन टाइप चीज होती है। फर्ज कर लो ये ओपनिंग कम्युनिकेशन है, ये साल कम्युनिकेशन है, ये क्लोजिंग कम्युनिकेशन है। तो ओपनिंग कम्युनिकेशन में अगर 1-2 महीने की डिडक्शन डाल दें तो किसी भी टाइम पे खड़े होकर कम्युनिकेशन निकल सकती है। तो सिमिलरली ये कौन सी रिटेन्ड अर्निंग है, होमवर्क इस सवाल में भी किया होगा आपने, ये ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग है, ये पूरे साल का प्रॉफिट है, लेकिन हमें इसमें से सिर्फ कितने का फिलहाल चाहिए, 1 महीने का, ताकि मैं यकम पकड़ें जी। वर्किंग 1.1 में समझ लें, जो मर्जी कर लें, मेरी जगह नहीं है उधर। 400 प्लस 180 का 1/12 415। नहीं डिविडेंड में कुछ नहीं करेंगे, हमारे स्कोप में नहीं है इस तरह की चीज। 400 ना वो अलग डिस्कशन है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। 415 उसकी भी एक डिस्कशन होती है, लेकिन वो स्कोप से। कल कितने बटा 12 किया था, 2/12, आज 1/12। डन, चलें जी। 895 एनसीए को प्रोपोर्शनेट पे रखना पड़ेगा आज। 895 इंटू 40%, 50 350। चलें जी, अभी बैलेंस शीट का सवाल हमारा चल रहा है। गुडविल टाइम पॉजिटिव आ रही है, नेगेटिव आ रही है गुडविल। इसको अपने अदर इनकम में लेके जाना है, लेकिन वो P&L के सवाल में याद कराइएगा। फिलहाल इसको मैं CRE में ले जाता हूं। बताएं जी, 347 नेगेटिव गुडविल, एक खुशी है 347। कैरी डाउन्स निकलवा दें। जी CRE NCI, अच्छा आप डायरेक्ट बता रहे हो, चलो बता दो। 12.8 इंटू
7.7 जी बोले 5.1 जी बोले ये कैरी डाउन कितना 1151.363.1 11.8 1278.9 -4 भी करना 7 1090 2368.9 10 Okay. Okay, have a quick review. इधर आइए। लोन रिसीवेबल हमें नजर नहीं आ रहा था, ये 1 मिनट शायद आप दे दें तो आप कंफर्टेबल फील करें। लोन रिसीवेबल नजर नहीं आ रहा था तो कहाँ पड़ा हुआ था? इन्वेस्टमेंट्स में। दूसरा सवाल को पहले फेयर वैल्यू टेस्ट से गुजारना है, फिर इंपेयरमेंट, और जो फेयर वैल्यू गेन लॉस है, इंपेयरमेंट गेन लॉस है, उससे एंट्री करनी है। नेक्स्ट, ये लाइन स्काई ब्लू वाली, कल एसेट बेच दिया था लेकिन बेचने वाले की बुक्स में बुक वैल्यू गिवन, वो बेचने वाले की बुक्स में कॉस्ट भी गिवन थी, बेचने वाले की बुक्स में डेट ऑफ परचेज भी गिवन थी, तो वहां से हमने बुक वैल्यू निकाल ली। अच्छा, और इसके बाद पोस्ट एक्विजिशन पीरियड के अंदर जो है वो सेल हुई है स्टॉक की, ये तो नॉर्मल एडजस्टमेंट थी। अच्छा, आज के बाद इस वर्किंग, इसको ना हमने 2 एंगल से पढ़ा करना है। वर्किंग 6 में लेके जाना है या नहीं अलग बात है, और कंसोलिडेशन का सवाल करते हुए इसको क्या करना है वो अलग बात है। वर्किंग 6 समझ लें सवाल का डेटा है, तो वर्किंग 6 में सिर्फ कब लेके जाया करेंगे? जब अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड की हुई थी, इसलिए वर्किंग 6 में लेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कंसोलिडेशन की कोई एडजस्टमेंट हो गई है, और जब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने लगेंगे इस एडजस्टमेंट को दोबारा पढ़ेंगे किस एंगल से, कि क्या ये सिनेरियो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है या 5 है। कौन सा सिनेरियो बना? 5। जब ये 5th सिनेरियो बना तो क्या साबित हुआ? कुछ भी नहीं करना। लेकिन वर्किंग 6 में इसलिए लेके जाते हैं क्योंकि मिसिंग फिगर्स निकालनी है अकाउंटेंट वाली, वो निकालना है। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस बता दें, क्या करूं? सारी फिगर्स उठा लेते हैं और यहां से लेके 300 का 11/12 करेंगे, 100 को 11/12 करेंगे, इस 20 को 11/12 करेंगे, और इस 180 को 11/12 करेंगे जी। अब इसको होल्ड कर लो, मैं जरा ये बना लूं, फिर पूछ लेना। बताएं जी, सेल बोलें 500 जमा 300 इंटू, आगे बोलें कॉस्ट ऑफ सेल 240, 100 इंटू 11/12, आगे बोलें अदर इनकम जी बोलें 100, 190 और अगले की 0, आगे बोलें 0 इंटू 11/12, ऐसे समझने के लिए। एक्सपेंसेस 40 + 20 इंटू 11/12 जी। वर्किंग 5, किसका प्रॉफिट? एस का प्रॉफिट जी बोले 180 इंटू 165। चलिए जी शुरू करें। अब एडजस्टमेंट्स सब हुआ है या फिगर्स निकालनी पड़ेगी कैलकुलेटर पे? सब हुआ है। हैंड रिटन पेज 7 खोलने की जरूरत पड़ी, खोल लेंगे, लेकिन आज शायद खोलने की जरूरत नहीं पड़े, इतने बड़े हो गए खोलने की जरूरत नहीं पड़े। एडजस्टमेंट नंबर 1 तो लोन रिसीवेबल पेबल किया है, बैलेंस शीट में फारिग हो गई। अच्छा, एडजस्टमेंट नंबर 2 जरा देखें आप ऊपर, एडजस्टमेंट नंबर 2, ये वर्किंग 1 में जाने लॉस, P&L में ना लेके जाइएगा, ये बैलेंस शीट की चीज है, ये वर्किंग 1 में जाने, P&L में कभी ना लेके जाइएगा, एक्विजिशन डेट वाला, ये बैलेंस शीट की चीज है। अब हैंड रिटन पेज 7 खोल के आप देखें कि ये जो रिवैल्यूएशन सरप्लस आ रहा है या रिवैल्यूएशन लॉस आ रहा है, तो रिवैल्यूएशन लॉस आ रहा है।
तो ऐसी सूरत में सबसे पहले तो ना फेस पे एक पोस्टिंग मुझे करवा दें, फिर मैं हैंड रिटन पेज खोलता हूं। फेस पे पोस्टिंग करवा दें, डेप्रीसिएशन बिल्डिंग की कम कर दो। कहीं ये तो नहीं लिखा हुआ फैक्ट्री बिल्डिंग है, कहीं ये तो नहीं लिखा हुआ फैक्ट्री बिल्डिंग है, नहीं लिखा हुआ, इसलिए मैं कॉस्ट ऑफ सेल में नहीं डाल रहा, बल्कि कहां डालने लगा हूं, एडमिन में। तो करवाएं जी, डेप्रीसिएशन कम कर दो। अभी फेस पे पोस्टिंग कराएं, आप वर्किंग 5 की बातें बोल रहे हैं, मुझे लग रहा है मैं फेस पे पूछ रहा हूं। डेप्रीसिएशन कम कर दो, डेप्रीसिएशन -1 पॉइंट। चलें जी, पहली एडजस्टमेंट करें, डेप्रीसिएशन कम कर दो। क्रेडिट है, डेबिट तो नहीं हो रही ना, क्रेडिट। ना साथ साथ पूरी बैलेंस शीट पहले बनाएं। कुछ बच्चे कहते हैं पीएनएल बैलेंस शीट 4 बनानी है, और भाई पागल हो गए हो, बैलेंस शीट बनाने की आदत पड़ी हुई है, पहले पूरी बैलेंस शीट बना लें और फिर एडजस्टमेंट्स को इस एंगल से पढ़ लें कि पीएनएल में कैसे लेके जानी है, इस तरह फील ज्यादा कंफर्टेबल करोगे। चलें जी, आ जाएं। आप मोहतरम हैंड रिटन पेज 7 खोलें, हैंड रिटन पेज 7 में बताएं कौन सा सिनेरियो है ये। चलिए भी नहीं खुल रहा पेज, पता नहीं क्यों नहीं खुल रहा। हाँ बताएं जी, किसका एसेट डेप्रिशिएट हो रहा है, सब्सिडरी का। तो जब सब्सिडरी का एसेट डेप्रिशिएट हो रहा है तो डेप्रिसिएशन कम होने से प्रॉफिट बढ़ते हैं, डेप्रिसिएशन कम होने से प्रॉफिट। और ये एडजस्टमेंट यार हमने यहां भी तो पोस्ट की हुई है 1.8 वाली, और जाके हैंड रिटन पेज पे देखें, लिखा हुआ है हिट वर्किंग 5, हैंड रिटन पेज 7। मिल गया, कितना जी, एडजस्टमेंट नंबर कौन सी हैंड रिटन पेज पे, रिकॉर्डिंग ऑफ रिवैल्यूएशन लॉस ऑन एसेट्स, हिट वर्किंग 5, डेप्रिसिएशन कम करते हुए। चलें जी आगे चलें। अगली एडजस्टमेंट कौन सी है भाई, सेल ऑफ ना सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। अगर मैं आपको कहूं कि इन एंट्रीज को मैंने अलग अलग कल किया था, तो ये बात याद है, इन एंट्रीज को मैंने अलग अलग किया था, कैसे अलग अलग किया था, कोई याद आ रहा हो। गेन उल्टाने की एंट्री बोलें, अदर इनकम डेबिट, बिल्डिंग नहीं है ये मशीन है, अदर इनकम डेबिट, पीपी क्रेडिट। एसेट कम होने से डेप्रीसिएशन डन। 3 पॉइंट, ये सारी कल वाली बातें हैं। 0.3 पहले फेस पे ले जाएं, फिर वर्किंग 1 का सोचते हैं। लेकिन यार फेस पे लेके जाने से पहले एक एरर हुई भी है बेचारे अकाउंटेंट से, उसे सही करवा दें। एक एरर हुई, इन दोनों से पहले एक एंट्री में करवाऊंगा, एक एरर हुई भी है अकाउंटेंट से, उसे जरा सही करवा दें। वो एरर क्या हुई भी है अकाउंटेंट से, गेन उसने गलती से कहां डाल दिया है, सेल अकाउंट में। मैंने माना इस सफे पे जगह नहीं बची, लेकिन रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बनेगी, सेल डेबिट कर दें और अदर इनकम गेन्स को कहां डालना चाहिए, सेल में, अदर इनकम में। अदर इनकम में बेचारे ने कहां डाल दिया गेन, किसी को गेन की फिगर याद हो, 3.2। ये एंट्री आज एक मेरी तरफ से, ये इन दोनों एंट्री से मैं पहले करूंगा। तो बताएं जी, गेन कहां पड़ा होना चाहिए, कहां डाल दिया है, कहां से निकाल दें, से कहां डाल दें। पहले वो जो अकाउंटेंट ने ब्लंडर मारा है ना, उसे मैं रेड मार्कर से सही करने लगा। सेल से निकालें गेन 3 पॉइंट, ये कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट नहीं है, आपस से गेन रिवर्स नहीं हो रहे अभी, ये एक रेक्टिफाइंग एंट्री है। अब आपको फील हो रहा है गेन अदर इनकम में आ गया है, अब उसे निकाल दें, अब उसे निकाल दें, अब आ गया तो आप निकालें। क्लियर? तो आप कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट मुझे करवाएं। सोचा क्या था, बच्चे को सेहन में लाके अब्बू मार के घर से जरा थोड़ी देर के लिए निकालेंगे, सेहन में लाके घर से निकालेंगे। अब वो था बेडरूम में, बेडरूम से निकाल के सेहन में लाएं, अब उसे निकाल दें घर से। तो अब बताएं, कल वाली एंट्रीज शुक्र है ये तो कल करनी थी। ये बैलेंस शीट में जाना है, ये बैलेंस शीट में इनकम कम खर्चे कम, दोनों जगह माइनस साइन। अब कंसोलिडेशन की एडजस्टमेंट आने लगी है, इनकम कम खर्च। यार ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, ये कॉस्ट ऑफ सेल में जाएगा। एडजस्टमेंट पढ़ के देखें, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, पढ़े ना। एडजस्टमेंट नंबर कौन सी है, 3। कहीं लिखा हुआ है मैन्युफैक्चरिंग का लफ्ज, नहीं लिखा हुआ। मशीन का लफ्ज लिखा हुआ है, मशीन कहां पड़ी होती है, फैक्ट्री में।
मशीन हमेशा अज्यूम करेंगे फैक्ट्री में पड़ी होती है। मशीन के बारे में आप ये नहीं कह सकते मशीन जो है वो दफ्तर में पड़ी हुई है। मशीन दफ्तर के अंदर पड़ी हुई है, उसके ऊपर सीईओ ने बैठ के जो है वो अंडे देने हैं। तो यार वो जनरेटर वगैरह हो सकता है, फिर सवाल बता देता। तो मशीन आम तौर पे बताएं मशीनें कहाँ पड़ी होती हैं? फैक्ट्रीज में। मशीन के लफ्ज को अंडरलाइन कर लें। इस वजह से डिविडेंड का खर्चा कहाँ से निकाल लूं? कितना? 0.3। समझ आई बात? सोच क्यों रहे हो ज्यादा? यहीं से निकालना चाहिए। अच्छा नोट कर लिया। इधर देखें जी, अदर इनकम कम, डेप्रिसिएशन कम, अदर इनकम कम, डेप्रिसिएशन कम। होंठों में रेजोनेंस आएगी, बोलो कम कम। किस शहजादे ने बेचा? पेरेंट ने बेचा। हैंड रिटन पेज 7, पेरेंट ने बेचा। एडजस्टमेंट नंबर 6 हैंड रिटन पेज पे, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट बाय P2। ये एंट्रीज करने के बाद डू नॉट हिट वर्किंग 5 की जरूरत नहीं है। डन। चीजें कंफर्टेबली आपको शायद लिंक हो रही हो। और अबे आखिरी एडजस्टमेंट मोहतरम, ओहो ये तो मशहूर जमाना है यार, इसको जल्दी फारिग करें। 80 के साथ क्रॉस नहीं लगाना, आप 80 को दोनों जगह से माइनस करना है। 80 को जल्दी से माइनस करो, -80 -80। सबसे आसान नहीं है मुझे पता है, यहां तक लाते लाते एक दिन कितना टाइम लग गया था। -80 -80। इसकी एंट्री बताएं आप। इसकी एंट्री बदल जाती है जहां कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट स्टॉक क्रेडिट, 4 रुपए को डेबिट कर दें +4। अब आप जाएंगे हैंड रिटन पेज नंबर 7 पे, सेल ऑफ स्टॉक बाय S2P। इसमें सिनेरियो 3 है, एस ने बेचा ना, तो किसने प्रॉफिट बुक किया है? एस ने। प्रॉफिट बता दें कितना बुक किया है? 4 का। चलें जी बताएं। डन। और यार ये ना कहिएगा सर कभी कभी मेरा दिल चाहता है ये 1.8 और 4 लिख लूं, वर्किंग 5 मेरा करने को दिल ना चाहे। ना करें अभी, ऐसा ना करें, क्योंकि हेस्टी डिसीजन ना ले, मैं आने देने बताऊंगा, ऐसा ना किया करें, बेहतर नहीं है। मैं मान रहा हूं एसआर और एसएफ प्रॉफिट एक ही चीज है ना यार, वो एस की अर्निंग की बात हो रही है, एस के प्रॉफिट्स की बात हो रही, तो वही चीजें हैं। ओके ओके, 0.5 की मैं बात बाद में करता हूं। एक चीज जो आप मुझे याद करवा दें, अल्लाह आपका भला करे और आपके साथ वाले को जन्नत में ले जाए, आप भी किसी के साथ हैं, जल्दी बता दें एक चीज आप मुझे बता दें जो रह गई है। एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, अदर इनकम क्रेडिट, नेगेटिव गुडविल। ये भूल जाते हैं बच्चे, मैं भूल गया 347। डन। 347। चलें जी, अब हमारे पास ये समझ आ गई ना, एडजस्टमेंट डेबिट अदर इनकम क्रेडिट। अब हमारे पास डेप्रिसिएशन, यार वो हमने यहां से नहीं निकाली ना, अब आपका दिल चाह रहा है खर्चों से निकाल दो, लेकिन मुझे ये लग रहा है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इधर पड़ा होगा तो उसकी डेप्रिसिएशन फिर इधर होगी, क्योंकि ये P2S वाली है। हैंड रिटन पेज 7 देखना। ओके अब जी एक एडजस्टमेंट है छोटी सी, जो मैं आपको कल समझा दूंगा, आज सिर्फ पोस्ट करवा देता हूं क्योंकि होमवर्क में भी आएगी। असल में ना जब डिविडेंड बांटा जाता है ना, तो जिसको मिलता है, सारे जाग जाएं, जब डिविडेंड बांटा जाता है ना तो जिसको मिलता है वो अदर इनकम में डाल लेता है। तो बताएं सब्सिडरी ने डिविडेंड बांटा कितना? बोले 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 सब्सिडरी ने बांटा कितना? 150। अगर सब्सिडरी ने बांटा तो मैंने आपको बताया था पे भी हो गया, तो अगर सब्सिडरी ने बांट दिया तो मिला किसको? पी। और अभी एनसीए की टेंशन ना लें, पी ने क्या इसको अदर इनकम में डाला होगा जब मिला होगा, कल बात करेंगे इंशाल्लाह इस पे तफसील से। पी ने इसको अदर इनकम में डाला होगा, जब पी ने इसको अदर इनकम में डाला होगा तो मोहतरम क्या पी की किताबों में अदर इनकम में सब्सिडरी का पूरा डिविडेंड आ रहा होगा या सिर्फ अपना हिस्सा? क्या पी ने अदर इनकम में पूरा सब्सिडरी का डिविडेंड डाल, मिल चुका है ना, एग्री हो गया, पे हो गया, तो बता दें सब्सिडरी का जो डिविडेंड है वो पेरेंट को पूरा मिला होगा या अपना हिस्सा? अपना हिस्सा मिला होगा, तो उसको माइनस करना है। तो ये आखिरी एडजस्टमेंट है, कल इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। मुझे सिर्फ अभी फिगर बता दें, टोटल डिविडेंड कितना है? 150। 150 का कितना मिला होगा इसको? 60%। कितना बन गया? 90। ये 90 पेरेंट ने कहां डाला होगा? कल इंशाल्लाह 10 मिनट इस पे दोबारा लगा दूंगा, ठीक है? तो अदर इनकम से इसको निकाल दें, बोले बोले -90। डन, ठीक है। अब आप हजरात चले जाएं, मैं रिकॉर्डिंग जारी रखता हूं।
और जो नोट्स अटैच करूंगा उसमें इंशाल्लाह इसके सोल्यूशन के इतने वाले पिक्चर की पोर्शन वो मैं शेयर कर दूंगा। नोट्स में पेज 2 पे देखिएगा, वो अवेलेबल होगा। तो जिनकी क्लास है वो चले जाएं, आप रिकॉर्डिंग जारी रखो। मैं टोटल कर लेता हूँ, ठीक है? जिन्होंने जाने उनको इस बार जाने दें। अब कुछ भी नहीं रह गया। क्या रह गया बोलो? ये एनसीए यहाँ से निकलेगा और एट्रीब्यूटेबल वाली वर्किंग हो जाएगी, ठीक है? जिसने जाना है उसको जाने दे पहले। ये एडजस्टमेंट हम कल करेंगे दोबारा, लेकिन तो होमवर्क में भी होगी 90 वाली, कल समझ लेंगे दोबारा। होमवर्क अगला सवाल। कल इंशाल्लाह ना तसल्ली से मुझे याद कराइएगा, बल्कि आधा घंटा इस सवाल पे दोबारा लगा लेंगे। आप और बताएं, कल आधा घंटा सवाल पे दोबारा लगा लेंगे। जो जो इस सवाल में मसले हैं उनको ले आइएगा, कल टाइम इस पे दोबारा लगाएंगे। और होमवर्क के सवाल पे भी टाइम लग जाएगा, निकलने दे, गुजरने दे सबको। पॉज कर दो जरा, टोटल सब चेक कर लेना किसी से, वरना कल बता देना, कोई मसला नहीं। करो करो। चलें जी, यहाँ तक हमने ये टोटल्स कर लिए हैं। मैंने जरा कैमरा पॉज कराया था। एट्रीब्यूटेबल टू करके खत्म करवाएं। पेरेंट टेक्स्ट नहीं आज के सवाल में है, नहीं है। सीआरई नो नीड। अब जितने सवाल आपके जहन में है कल के क्लास में लेके आइएगा, सवाल में से करेंगे डिस्कस। 160 मल्टीप्लाइड बाय 40%, 65.12, 12 नहीं, 8 to 6.7, 0.7 ठीक है ना, 0.12 है तो पता नहीं, इधर करवा दिया। ठीक है, रोबर करो।